हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, इसमें मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे आज गुलाम वंश को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर सिर्फ हम राइट आंसर को ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर 1290 तक रहा था ये गुलाम वंश का शासन, जो कि इसमें जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि एक वंश के नहीं थे, ये सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक थे। इनके जो है ये स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी कहना अधिक उपयुक्त थे। ये जो गुलाम वंश के सुल्तान थे, इन्हें ममलूक सुल्तान भी कहा जाता था। ममलूक सुल्तान उन्हें कहा जाता था जो अपने स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान होते थे। उनके माता पिता नहीं गुलाम होते थे, किंतु जो उनकी संतानें होती थी वो गुलाम होती थी, उन्हें कहा जाता था ममलूक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसको अभी हमने डिस्कस किया। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा गया था। लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इसकी एक उपाधि कुरान खां थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। ये जो 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा या कुव्वत उल इस्लाम जो है, इसका निर्माण किसने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली में जो ये कुतुब मीनार है, इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। इसमें से किसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में जो है अपना योगदान नहीं दिया था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें योगदान दिया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के कार्य में पूरा हुआ। जो इसने है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था और इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी जो चौथी मंजिल थी कुतुब मीनार की, इसे काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवा दिया।
इसके जो था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी कुतुब मीनार की चौथी मंजिल वहां पहुंची थी, जिसके स्थान पर इसने 2 और मंजिलों का निर्माण करवा दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। ये कुतुबुद्दीन था कौन? तो ये कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक दास था। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु जो यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसने दिल्ली आने का कभी उसे अवसर नहीं मिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान खेल रहा था और उसके दौरान वो घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। चौगान, या जिसे पोलो भी कहा जाता है, कहीं कहीं पोलो लिखा भी मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे जो है गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला था इल्तुतमिश। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी ने दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसने लाहौर से ही शासन किया था, वह कभी दिल्ली में नहीं रहा। और दिल्ली को जो राजधानी बनाया था तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला कौन था? तो वो भी था इल्तुतमिश। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। ये भी कई बार पूछे जाते हैं। ये जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने आरंभ किए थे? तो ये आरंभ किए थे इल्तुतमिश ने। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो वो भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की और नियमित सिक्के जारी किए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। इसको हमने अभी डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश ही था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी थी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। किसे? इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक, ये सभी गुलाम वंश के थे ही। हम गुलाम वंश को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, गुलाम वंश से बनने वाले प्रश्नों को। जो पहला संस्थापक था इसका तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने जो है कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने मलिक और सिपाह सालार की उपाधि ही धारण की थी, क्योंकि वह एक गुलाम था, इसलिए उसने कभी जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था गुलाम वंश का तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ही सर्वप्रथम शासक था जिसने गुलाम वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। देखते हैं आगे। इसी प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। ये सब करने वाला कौन था? वो था इल्तुतमिश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको खरीदा था? इल्तुतमिश को। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरिये जहांदार मतलब अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। तो ये इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और इसने इसको खरीदा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। इसका शासनकाल की बात करें अगर तो इनका शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक रहा था। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। इस्लाम की परंपराओं स्त्री के रूप में इस्लाम की परंपराओं की उल्लंघन करने वाली प्रथम महिला थी रजिया सुल्तान। उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मंगोल नेता था चंगेज खां, वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म जो था, ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी था। यह रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु जो है पहली बार
मंगोल जो है पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। राइट आंसर ऑप्शन सी तेमुचिन। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचिन या तेमुचिन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। राइट आंसर ऑप्शन डी मलिक जानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी तुर्कों का। जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, उनको अपनी सत्ता से हटाने में हाथ था तुर्कों का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। इसे तुर्कों ने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन, उसके पूरे नाम की बात हो रही है। उसका पूरा नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1266 ईस्वी तक सुल्तान के जो रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। ये जो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था 1266 से लेकर 1286 तक रहा था। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। बलबन को जो है उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी जो था इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क था गयासुद्दीन बलबन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन सा शासक था? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी बलबन। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला था गयासुद्दीन बलबन। फ्रेंड्स, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहा करें। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। इसके जो सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी राजत्व सिद्धांत की, एक थी प्रथम जो थी सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय थी सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। प्रथम थी सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी थी सुल्तान का निरंकुश होना। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियामत ये खुदाई, इसे जो है सुल्तान को नियामत खुदाई भी कहा जाता था। इसके बलबन के शासनकाल में उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की जो है आलोचना का अधिकार नहीं है। ऐसा कौन कहता था? गयासुद्दीन बलबन, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, कहता था कि जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। किसके? नियामत खुदाई, मतलब कि सुल्तान के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट का दिया हुआ है। स्टेटमेंट है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और उसका कारण दिया हुआ उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। बलबन ने जो है अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी, और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित भी करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो है कथन अपनी अलग बात कह रहा है और कारण अपनी अलग बात कर रहा है, इसलिए इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 86 ईस्वी तक जो है शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कौन? गयासुद्दीन बलबन ने, जिसने जो है सुल्तान को ईश्वर का दूत बताया था। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिजदा और पैबोस प्रथा जो है ये गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। बलबन ने जो है उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। किस लिए? मंगोलों को आक्रमण से रोकथाम के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही। बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी उसे कहा जाता था जिल्ले इलाही। अब देखते हैं क्या थी जिल्ले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना। किसने? बलबन ने है जो राजा को या सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना, नियामत खुदाई। बलबन के अनुसार जो है मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। और इसने ये सब प्रेरणा किससे ली थी? तो फारस के जो लोक प्रचलित वीर थे उनसे ये सब प्रेरणा ली थी कि राजा जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसीलिए इसने ये जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसको हमने अभी डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, बलबन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया? नवरोज एक फारसी त्यौहार था, इसको जो किसने आरंभ करवाया था? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, बलबन। नवरोज को आरंभ करवाने वाला कौन था? बलबन था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह था और उसने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जो कि सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस जो थी सुल्तान के चरणों को चूमना। भूमि पर लेटकर अभिवादन करना सिजदा और सुल्तान के चरणों को चूमना पाबोस की प्रथा आरंभ की, तथा उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष जो है फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। किसने? बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये सही वाला जो सही नहीं है वाला ऑप्शन वर्ड फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए। ये कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन हमारे गलत करा के ही मानता है। तो ये सही नहीं है वाला जो ऑप्शन नहीं है, ये वर्ड नहीं है, इसे ध्यान रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये सही नहीं है और ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कानी चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ये सभी जो है बलबन के संबंध में कथन सही है। यही वाला सही नहीं है, उसने एकतादारी व्यवस्था का जो है
प्रारंभ किया था, ये इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। उलूग खां की उपाधि से किसने दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही की उपाधि थी तो बलबन ने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था और उसके जो राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप था उसने सब ये फारस के राजत्व से प्रेरित था। फारस के जो वीर थे उनसे प्रेरित था। बलबन ने राजा के नियामते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया। उसने जो है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। ये सब हम भी डिस्कस कर चुके। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने जो इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ये चहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगारिल खान ने किया, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन जो है बलबन ने नहीं बल्कि किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये जो इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन था इसे चलाया था इल्तुतमिश ने, जो कि गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? ऐसा कौन सा शासक था? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए बलबन। राइट आंसर ऑप्शन ए बलबन। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बलबन ने जो गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। किसने? बलबन ने। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल रहती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें।